ओके चलो अभी कल हमने जो रिगार्डिंग मास्टर्स जो थोड़ा बहुत कुछ ट्रेनिंग किया था वो आज मैं थोड़ा एक बार वापस एक बार रिविजिट करना चाहता हूँ, राइट? जो हमने कल किया था वो। ओके तो जैसे कि मैंने कल बताया कि सपोज ये आईबिट्स का जो ट्रेडिंग मॉड्यूल है उसके पैरेलल हमारा केवाईसी का भी मॉड्यूल भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केवाईसी का मॉड्यूल से हमने सपोज क्लाइंट का अपना अकाउंट ओपन करके अपलोड कर दिया या कुछ भी होगा और कोई भी रीजन से सपोज हमारा ट्रेडिंग बैक ऑफिस में वो डेटा पोस्ट नहीं हुआ फॉर एनी रीजन, राइट? और सपोज वो स्पेसिफिक क्लाइंट का हमने ट्रेड कर लिया मार्केट में और क्या होता है कि सब जब हम ट्रेड अपलोड करते हैं तो मुझे वहां पर अलग अलग टाइप के मैसेज आते हैं। हमने वहां पर मैसेज मतलब प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, राइट? तो उसमें से एक प्रॉम्प्ट ये भी है कि अकाउंट कोड मिसिंग। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो क्लाइंट का हम लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया मास्टर के अंदर हम जाएंगे, वहां पर एचओ केवाईसी है। एचओ केवाईसी के अंदर मैं जैसे ही ऐड का बटन दबाऊंगा, जो सेकंड बटन है राइट ऑन द टॉप साइड में राइट हैंड साइड से, अगर मैं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करूंगा तो यहाँ पर मैं क्लाइंट का अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ, बराबर है? और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर वो जितने भी सेगमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है वो पहले मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है, एनएससी बीएससी एफ&ओ करेंसी जो मैंने बताया ऐड करके। और उसके बाद दूसरा जो टैब है यहाँ पर सब सीबीई प्लस, वहां पर हमें उसका क्या डिफाइन करना है, ब्रोकरेज कोड, जो हमने मास्टर में ऑलरेडी सब कोड ओपन करके रखे हैं, राइट? ये इतना अभी मैं करूंगा ना तो मेरा क्या हो जाएगा ट्रेडिंग पर्पस के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सब अकाउंट कोड में जाऊंगा ना यहाँ पर तो हमने फॉर रिटेल क्लाइंट चार्ज प्रोफाइल यानी चार्जेस हम जो क्लाइंट को डेबिट करने वाले हैं उसके काउंटर के अंदर वो प्लस उसका राउंडिंग प्रोफाइल वो हमने डिफॉल्ट यहाँ पर जो हम लोग मास्टर बराबर है ना। तो यहाँ पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ट्रेड अपलोड करने के लिए यानी मुझे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो मेरा यहाँ पर फुलफिल हो जाता है। एक तो सबसे पहले सीबी प्लस में जाकर के मैं वो कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है वो, और सब सीबीई प्लस में जाऊंगा तो वहां पर मुझे उसका ब्रोकरेज कोड क्या डालने का है वो, अगर इतना भी मैं डिफाइन करूंगा ना तो मेरा ट्रेड अपलोड का प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है, राइट? वो बीच में रुकेगा नहीं। ओके मैं उसके आगे थोड़ा बताता हूँ कि कल हमने और एक वॉक थ्रू किया था सेटलमेंट मास्टर। संदीप तो भाभी तो सॉरी हाँ, तो यहाँ पर मैंने जस्ट बताया था कि एक सेटलमेंट मास्टर है। वो सेटलमेंट मास्टर आपको मैन्युअली सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं करने का है। कल मैंने एक थोड़ा एक बताया था कि सेटलमेंट मास्टर जो हम लोग खाली सिर्फ कैश मार्केट में ओपन करते हैं वो कैसे ओपन करते हैं कि दोनों एक्सचेंज है यानी एनएससी कैश मार्केट और बीएससी कैश मार्केट में अलग अलग फाइल आती है। वो फाइल हम लोग सिस्टम के अंदर अपलोड करेंगे तो पूरा महीना का मेरा सेटलमेंट मास्टर ओपन हो जाएगा, बराबर है? जो मैंने बताया था कि इंपोर्ट के अंदर और वहां पर मैं एक बार पहले एनएससी एक्सचेंज सिलेक्ट करूंगा कैश मार्केट में और नीचे सिलेक्ट करूंगा फॉर्मेट के अंदर SETT सेट करके, राइट? ये सिलेक्ट करूंगा और ये फाइल जो मैंने फोल्डर में रखी अगर मैं बीएससी में सेम फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ SETT करके तो वहां पर उसका नाम आ जाएगा और ये फाइल मैं अपलोड करूंगा तो मेरा सेटलमेंट मास्टर ओपन हो जाएगा। एट द सेम टाइम कैलेंडर मास्टर हम क्या करते हैं एडवांस में यहाँ पर पूरा सैटरडे और संडे का हम लोग यहाँ पर अकाउंट मास्टर ओपन करके रखते हैं हॉलीडे एज वेल एज वर्किंग डे। लेकिन इन बिटवीन जैसे कि ये एनएससी और बीएससी क्या करती है एडवांस में पूरा क्या करते हैं हॉलीडे डिक्लेयर करती है तो वो हॉलीडे हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कि इंपोर्ट ट्रेड अदर में यहाँ पर हमने प्रोविजन दिया है सिलेक्ट करो आप कोई भी सेगमेंट और यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर हॉलीडे करके एक इंपोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है
जो आपको CSV फाइल्स अपलोड करने का है, और ये CSV फाइल के अंदर सिर्फ 3 हेडर है। एक तो ट्रांजैक्शन डेट, यहाँ पर कौन सा सेगमेंट एक्सचेंज है, और उसका हॉलिडे डिस्क्रिप्शन, राइट, जैसे कि होली है या दिवाली है, जो कुछ भी, वो आपको खाली 3 रिकॉर्ड यहाँ पर कॉलम बनानी है और सिस्टम के अंदर अपलोड करना है। कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शन है जहाँ पर ट्रेडिंग हॉलीडे है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ट्रेडिंग चालू रहता है और सेटलमेंट हॉलीडे रहता है, तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन है। हॉलीडे के अंदर वेंडर के अंदर सेटलमेंट है, वहां पर आपको सेम चीज डिफाइन करके रखने का है, बराबर है। तो ये हमारा अपलोड ऑप्शन रेडी है, आपको सिर्फ CSV फाइल बना के सिस्टम के अंदर अपलोड करने का है। उसके बाद मैंने बताया था ट्रेड बुक मास्टर, यानी हम लोग सिस्टम के अंदर फॉर कैश मार्केट के लिए कौन सा ट्रेड बुक यूज करते हैं। सपोज फॉर सिंगल एक्सचेंज है NSE या BSE, तो उसके लिए क्या क्या ट्रेड बुक हम लोग यूज करते हैं। ट्रेड बुक मतलब जो एक्सचेंज के अंदर आप सबको मालूम है अलग अलग सेटलमेंट टाइप है, रोलिंग है, ऑप्शन है, ट्रेड फॉर ट्रेड है, क्लोज आउट है, या फिर फिजिकल है, OFS है, बायबैक है। तो वो जो अलग अलग सेटलमेंट टाइप है ना, उसके लिए सामने हमने हमारा बुक कोड मैप करके रखा है, तो वो रिस्पेक्टिव बुक कोड हम लोग यूज करेंगे। आपको किधर भी वो सब डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये मास्टर में आपको खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जैसे आप ट्रेड या कुछ भी डेटा अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हिसाब से मेरा वहां पर ट्रेड बुक रिस्पेक्टिवली वो ले लेगा। उसके बाद मैंने बताया था सेटलमेंट बस के अंदर CC को, ये भी आपको अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रोकर कौन से CC में है, ICCL में या NCL में, उसके लिए वो पूरा है, राइट। उसके बाद मैंने विजिट किया था आपको कल ब्रोकरेज मास्टर फॉर कैश मार्केट एज वेल एज फॉर F&O, राइट। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐड कर, तो आपको यहाँ पर कैश मार्केट में ब्रोकरेज सिर्फ एक ही बार डालना है, मल्टीपल टाइम अलग अलग एक्सचेंज के लिए डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा कॉमन ब्रोकरेज मास्टर है, ब्रोकरेज कर रहा है। एग्जाम्पल मैं डबल एक करके डालता हूँ तो ये मेरा कॉमन हो जाएगा। यानी कल कोई दूसरा भी एक्सचेंज आ गया इक्विटी मार्केट में, सपोज NSE है, BSE है, वैसा कोई नया एक्सचेंज आ गया तो ऑटोमेटिक आपका ये हो जाएगा। यानी आपको मास्टर अलग अलग क्लाइंट के लिए बार बार डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया बुक कोड, जैसे रूलिंग है, ट्रेड फॉर है, OFS है, बायबैक है, अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। मेरा सिस्टम क्या करेगा, जैसे यहाँ पर आप डालेंगे कि डिलीवरी और इंट्राडे में साइड A के लिए या इंट्राडे में साइड B के लिए, अब जो कुछ भी ब्रोकर डिफाइन करेंगे वो रिस्पेक्टिव सेटलमेंट टाइप के लिए लग जाएगा। एग्जाम्पल के मैंने रूलिंग के लिए डाला है, तो रूलिंग के अंदर क्या होता है, आप बाय सेल भी करेंगे और डिलीवरी भी रहेगी। तो जैसे ही सिस्टम के अंदर बाय सेल रहेगा तो उस करप साइड A रहेगी तो ये डिलीवरी लग जाएगा। लेकिन इन केस है तो मुझे उसको इंट्राडे अवॉइड करना है, इंट्राडे नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ डिलीवरी लगाना है। ऑटोमेटिक डिलीवरी का मेरा रहेगा वो लगा देगा, बराबर है ना। तो ये सिस्टम के अंदर मास्टर बनाने के लिए हमने ये डिजाइन किया है, बराबर है ना। प्लस दूसरा मैं थोड़ा आगे जाता हूँ कि मैंने कल चार्ज मास्टर बताया था। चार्ज मास्टर मतलब जो एक्सचेंज मुझे यानी एज अ ब्रोकर कौन सा चार्जेस डेबिट, कुछ चार्ज एक्शन डेबिट करती है, कुछ चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डेबिट करती है, और कुछ चार्ज मेरा सेबी कलेक्ट करती है। तो वो सब चार्ज मास्टर के अंदर हमने ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखा है। प्लस दूसरा जो मेन्यू है वो फॉर्मूला है, वहां पर अलग अलग जो चार्जेस जो मैंने बताया, ट्रांजेक्शन चार्जेस, STD, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी फीस, वो कौन सा फॉर्मूला के ऊपर लगता है, राइट। वो यहाँ पर हम लोग ने कल मैंने हम लोग वॉक थ्रू किया था, राइट। और लास्ट में प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब कि मैं एक सेट ऑफ चार्जेस का एक कोड बनाऊंगा, राइट। जैसे कि मैंने कोड 1 बना दिया और मैंने उसका नाम दे दिया डिफॉल्ट, जो मैंने आपको अभी सब अकाउंट कोड में जो बताया था। अगर ये मैं डिफॉल्ट करके जो प्रोफाइल में क्रिएट करूंगा जिसका नाम 1 है, राइट, तो उसके अंदर मुझे कौन सा चार्ज इंक्लूड करने का है वो भी यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया रिटेल क्लाइंट के लिए। अगर इंस्टी क्लाइंट है तो हम लोग यहाँ पर चॉइस दे सकते हैं कि प्रोफाइल नंबर 2 को कौन सा एक्सपेंस मुझे इसके अंदर कवर करना है, कौन सा एक्सपेंस मुझे कवर नहीं करना है, राइट। तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। और ये जो चार्ज प्रोफाइल है वो हम लोग अलग अलग सेगमेंट एक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि ये प्रोफाइल 1 जो मैंने किसके लिए डिफाइन करके रखा है, NSE कैश मार्केट के लिए, राइट। सेम आई कैन डिफाइन फॉर BSE कैश मार्केट ऑल्सो, राइट, एंड सेम आई कैन डिफाइन फॉर F&O ऑल्सो, राइट। तो ये प्रोफाइल में अल्टीमेटली क्या करेंगे, क्लाइंट को हम लोग अटैच करेंगे। उसके बाद मैं जा रहा हूँ राउंड प्रोफाइल। राउंड प्रोफाइल मतलब
कि सपोज आज की तारीख में हम क्या करते हैं, आज की तारीख में हम लोग ब्रोकरेज जो डिफाइन करते हैं, तो राउंडिंग हमने ब्रोकरेज में नहीं डाला है, राउंडिंग हमने अलग से एक जगह पे अलग से टेबल में डाल के रखा है। एग्जांपल के देखो, ये एक प्रोफाइल राउंड प्रोफाइल 1 है, जिसके अंदर मैंने एनएससी के अंदर डिफाइन करके रखा है। एक सेकंड है, डिस्टर्बेंस। हाँ, तो ये जो राउंड प्रोफाइल जो है, वहां पर मैंने क्या, तेरे को फाइल चेहरा दिख ही नहीं रहा किसका चेहरा। एनएससी के लिए, एनएससी के लिए मैंने यहाँ पर राउंड प्रोफाइल डिफाइन करके रखा है कि मुझे मार्केट रेट क्या डिफाइन करना है, एक्चुअल प्रीवियस के नेक्स्ट राउंडेड टू अमाउंट मींस रेट राउंडेड टू एंड राउंडेड मेथड ऑन व्हाट, रेट के ऊपर है। इन द सेम वे ब्रोकरेज है और नेट रेट है। तो ये राउंड जो प्रोफाइल जो है अल्टीमेटली क्या करेंगे मैं अल्टीमेट मेरे क्लाइंट को अटैच करूंगा। तो ये हो गया मेरा पूरा राउंड प्रोफाइल था का मास्टर। अभी हम आज हम लोग करेंगे स्क्रिप्ट मास्टर। स्क्रिप्ट मास्टर का थोड़ा बहुत कुछ मैंने कल बता दिया था, लेकिन उसका इंपोर्ट जो मैंने बताया था कि आपको एवरीडे मॉर्निंग को जब ऑफिस में आते, तो कल भी हमने डिस्कशन किया था कि आपको T-1 के लिए, क्या एग्जाम्पल आज कोई स्क्रिप्ट रिस्टोर्ड होने वाली है, तो T-1 डे आपको क्या होता है, दोनों एक्सचेंज से बीएससी और एनएससी से आपको हेलो, एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ सबको। ओके, तो जैसे कि मैंने कल एक बार बताया था कि T-1 पे मुझे स्क्रिप्ट मास्टर दोनों एक्सचेंज से आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, T-1 डे यानी रात को ही हम क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर यानी हाइब्रिड्स के अंदर हम लोग वो स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड करेंगे। और स्क्रिप्ट मास्टर का मैंने कल एक बताया था कि सबसे पहले हमको बीएससी का स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद एनएससी का करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बेस क्या है, बीएससी का स्क्रिप्ट मास्टर मेरा बेस रहेगा, राइट, और उसके बाद एनएससी का। तो हम पहले क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर इंपोर्ट ट्रेड अदर में जाएंगे, बराबर। जैसे मैं इंपोर्ट ट्रेड अदर में जाऊंगा, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले तो बीएससी, बीएससी मतलब इक्विटी बीएससी। और यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, वही मुझे सिलेक्ट करने का, स्क्रिप्ट ईएक्सी। तो ये जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या करेगा कि जैसे ही मैं स्क्रिप्ट मास्टर में मेरी सिस्टम में सिलेक्ट करूंगा, वो क्या करेगा, मेरे सिस्टम के अंदर जितना भी नया स्क्रिप्ट जो लिस्टेड हुआ है वो ऑटोमेटिक जाकर के ऐड कर देगा, बराबर है। और उसके साथ क्या करेगा, वो आईएसएन कोड भी अपडेट कर देगा। यानी बीएससी के अंदर अगर आज कोई नया स्क्रिप्ट लिस्टेड है तो उसका स्क्रिप्ट कोड और उसका आईएसएन और उसका नाम मेरे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट मास्टर मेरा ओपन ही है, मैं एक स्क्रिप्ट कोड डाल रहा हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश का बटन मैं दबा रहा हूँ। तो देखो रिलायंस एग्जांपल एक स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर अब जो आप सीरियल नंबर 2 के ऊपर आप एक रिकॉर्ड देख रहे हैं, वो क्या है, मेरा रिलायंस है, जिसका आईएसएन कोड है INE 0021018, राइट। और उसके सामने क्या हो गया, बीएससी का जो स्क्रिप्ट कोड है ना 500325 वो अपडेट हो गया। और एट द सेम टाइम हमने क्या किया मालूम है, हमारा खुद का एक स्क्रिप्ट कोड जनरेट किया है, जिसके आगे हमने क्या किया है, ई लगा दिया, ई फॉर इक्विटी मार्केट, बराबर है। वैसे अलग अलग कैटेगरी है सिस्टम के अंदर फॉर द स्क्रिप्ट मास्टर, और बाकी का जो आगे का है वो बीएससी का स्क्रिप्ट कोड है। तो ये मेरा एक बेस हो गया, बराबर है। अभी जैसे कि बीएससी का मैं स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड करूंगा तो ये एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा सिस्टम के अंदर। इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, वापस इंपोर्ट ट्रेड अदर में जाऊंगा जो यहाँ पर है, और वहां पर मैं क्या करूंगा, बीएससी सिलेक्ट करूंगा और बीएससी सॉरी एनएससी से एक एनएनएफ फाइल आती है, वो एनएनएफ फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, वो सिलेक्ट करके नीचे एक मिनट, हाँ स्क्रिप्ट EXE NNF ये फाइल मैं सिलेक्ट करूंगा और ये फाइल सिलेक्ट करते ही और उसको मैं प्रोसेस करूंगा। तो प्रोसेस करूंगा तो क्या हो जाएगा कि अगेन वो क्या करेगा, ये फाइल के अंदर क्या है, एनएससी का सिंबल है प्लस आईएसएन कोड है, बराबर है। तो यहाँ पर अपलोड करते समय हमने क्या लॉजिक बनाया है कि अगर सेम आईएसएन कोड मुझे यही फाइल में
अगर सेम आइजन कोड मुझे ये फाइल में मिल गया एनएनए फाइल में, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मालूम है सीरियल नंबर 1 के ऊपर आपको दिख रहा है, आइजन कोड के सामने मैं क्या करूंगा, ये एनएसी एनएनए फाइल में जो सिंबल है ना वो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। और उसके साथ मैं क्या करूंगा, ये बीएससी का स्क्रिप्ट कोड जो है, जो मैंने सेकंड रो पे अपडेट किया वो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, बराबर है। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस रहेगा। अभी कभी क्या होता है मालूम है, कुछ स्टॉक सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड नहीं है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, तो वो केस के अंदर जैसे कि आप सबको पता रहेगा कि एक सीडीएसएल करके कोई एक स्टॉक है मेरे ख्याल से, मैं जस्ट बता रहा हूँ, सेंट्रल नाम नहीं है, हाँ देखो, हेलो, ये आपको दिख रहा है कि मेरे सामने एक EN स्क्रिप्ट कोड है EN2111 जिसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी ये सेंट्रल डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल जो है ना वो सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड नहीं है। तो मैंने जो पहले बताया था कि मैं एग्जांपल के मैं इंपोर्ट ट्रेड अदर में पहले बीएससी का script.txt अपलोड करूंगा, तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड तो वहां पर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर तो रिकॉर्ड अपडेट होने का कोई चांसेस ही नहीं है इन केस ऑफ बीएससी। लेकिन जैसे मैं एनएनए फाइल अपलोड करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, वो ई के आगे यानी ई के पीछे जो है ना वहां पर एन फॉर एनएससी करके एक फ्लैग हम लोग अपडेट कर लेते हैं, यानी EN21174। अभी 21174 क्या है, वो एनएससी वाले ने क्या किया है, एनएनए फाइल के अंदर उसका खुद का एक कोड दिया हुआ है, तो वो कोड यहाँ पर हम लोग अपडेट करते हैं, राइट। उसके साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका सिंबल जो है ना वो भी अपडेट हो जाएगा और उसका आइजन कोड, यानी जब स्क्रिप्ट एनएससी में लिस्टेड रहेगा, बीएससी में लिस्टेड नहीं है, वो केस में हम स्क्रिप्ट कोड के अंदर वो एनएनए फाइल में उसका जो खुद का जो कोड है ना वो कोड हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया और उसका सिंबल और उसका आइजन कोड। तो ये है मेरा पूरा एक्टिविटी। उसके बाद आपको और एक चीज करनी है जो बीएससी में हम लोग स्पेसिफिक सबको करवाते हैं, क्यों, उसका भी एक रीजन है। जैसे मैं बीएससी में जाता हूँ और यही script.txt जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है वो आपको दोबारा अपलोड करना है, क्यों, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड ऑप्शन है script.exe चार्ज स्क्रिप्ट ग्रुप 3, वो आपको क्यों अपलोड करनी है, अभी आप सबको पता रहेगा। जैसे मैंने आपको एक चार्ज मास्टर के अंदर एक एक्सपेंस कोड बीएससी में किसके ऊपर लग रहा है, मैं वापस एक बार चार्ज मास्टर पे जाता हूं और चार्ज फॉर्मूले के अंदर यहां पर मैं सिर्फ बीएससी सिलेक्ट करता हूं कैपिटल मार्केट के अंदर, और एक्सपेंस है ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अभी ट्रांजैक्शन चार्जेस में लास्ट वाला एक बार आपको दिखाता हूं, वहां पर क्या है, लास्ट वाला मतलब कि जिसका एंड डेट 31/12/2015 है, जो 1 मार्च 21 को उसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ था और अभी वो अभी तक चल रहा है 31/12/2015, यानी उसके अंदर अभी कुछ भी मॉडिफिकेशन आया नहीं, बराबर है। तो हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो चार्जेस है ट्रांजैक्शन चार्जेस, यहाँ पर क्या है कि जो अलग अलग सीरीज है ना, बीएससी क्या करती है उसके पास बहुत सारी अलग अलग सीरीज है, कुछ ए ग्रुप है, कुछ B1 है, कुछ B2 है, फिर ZPPR सब अलग, Z कैटेगरी सब अलग अलग उन लोग ने क्या किया है सीरीज बनाया है। और वो कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, वो सीरीज वाइज वो लोग चार्जेस रेगुलर इंटरवल पे वो लोग क्या करते हैं सर्कुलर देकर के चेंजेस करते हैं, चार्जेस मतलब ट्रांजेक्शन चार्जेस का अमाउंट। तो हमारा डिपेंडेंसी क्या हो गया, वापस स्क्रिप्ट मास्टर पे आ गया। हमने क्या किया, वो स्क्रिप्ट मास्टर वापस सिस्टम के अंदर अपलोड कर दिया, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस का फॉर्मूला जो है मुझे वो हिसाब से लगाना है। हमने क्या किया कि टू अकोमोडेट ऑल दिस चार्जेस, टू कैलकुलेट ऑल दिस ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्क्रिप्ट सीरीज, हमने यहाँ पर सिस्टम के अंदर सेम स्क्रिप्ट मास्टर हम लोग दोबारा अपलोड करते हैं सिस्टम के अंदर एज अ चार्ज स्क्रिप्ट ग्रुप 3। इससे क्या बेनिफिट होता है, मैं वापस स्क्रिप्ट मास्टर में जाता हूं, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूं और एग्जांपल यहाँ पर मैं फर्स्ट स्क्रिप्ट में डबल क्लिक करता हूं और देखो यहाँ पर चार्ट स्क्रिप्ट ग्रुप 3 करके है ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर क्या होता है कि वो स्क्रिप्ट ग्रुप अपडेट हो जाता है। एग्जांपल मैं एक ट्राई करता हूं कि कुछ मिल जाए, देखो यहाँ पर X1 करके है कुछ है,
राइट। X1 के अंदर हम क्या करते हैं, वहां पर फॉर्मूला में डाला रहेगा कि स्पेसिफिक चार्ज स्क्रिप्ट ग्रुप के लिए सो एंड सो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे फॉर्मूला के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट में बराबर लगे, यानी एक्सचेंज के हिसाब से लगे, वो हिसाब से आपको यहाँ पर और एक एक्सरसाइज करनी है, इंपोर्ट ट्रेड में जाकर के ये सेम स्क्रिप्ट मास्टर आपको दोबारा यहाँ पर अपलोड करना है, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर और एक फंक्शनलिटी है कि जैसे मैंने एक बार ये अपलोड कर लिया स्क्रिप्ट मास्टर बीएससी के अंदर, अभी एवरीडे तो नया स्क्रिप्ट कोड नहीं रहता है, समटाइम्स क्या होता है मालूम है, उसके अंदर आयज एंड कोड भी चेंज होता है। अभी आप सबको पता रहेगा कि आयज एंड कोड कौन सा सीनियर में चेंज होता है, स्प्लिट है, अमालगमेशन है, वो सब सीनियर में आयज एंड कोड चेंज होता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब ये सिस्टम के अंदर आप स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड करेंगे तो क्या करेगा, वो टाइम पे ही हम लोग क्या करते हैं, आयज एंड कोड सिस्टम में जाकर के अपडेट करते हैं। यानी अगर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग को अगर आकर के होल्डिंग अपलोड करता हूं, तो होल्डिंग के अंदर भी क्या होता है, मेरा नया आयज एंड कोड आ जाता है। और इंस्टी के लिए कुछ कुछ जो ईओडी फाइल रहती है, वहां पर भी मुझे आयज एंड कोड वहां पर कस्टोडियन को भेजना पड़ता है। तो वो जो फ्रेश आयज एंड कोड यानी अपडेटेड आयज एंड कोड रहेगा, तो आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। यानी ईओडी फाइल भेजते समय या होल्डिंग अपलोड करते समय आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इसके लिए मुझे सिस्टम के अंदर क्या करना है, T-1 या अर्ली मॉर्निंग आकर के सिस्टम के अंदर जो मैंने बताया, एनएससी और बीएससी और एनएससी, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बीएससी और दूसरा एनएससी, आपको स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड करना है। यानी मेरा स्क्रिप्ट मास्टर एकदम परफेक्ट एज पर एक्सचेंज के हिसाब से अपडेट हो जाएगा, बराबर है। तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट मास्टर का पूरा अपडेशन का लॉजिक, राइट। अभी आप सबको पता रहेगा कि एनएससी के अंदर और बीएससी के अंदर एक लिक्विड का भी एक फाइल आता है, वो फाइल हम लोग क्या कर रहे थे, सॉरी इलिक्विड स्क्रिप्ट का, तो वो फाइल हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर अपलोड करते हैं। यहाँ पर एनएससी बीएससी सिलेक्ट करके ऑप्शंस हैं इलिक्विड स्क्रिप्ट का, वो वीक में एक बार भी करो या क्वार्टरली कुछ फाइल आता है कि कौन सा स्टॉक वो इलिक्विड में है, तो वो यहाँ पर आप उसका कुछ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पर अपलोड करो, तो इलिक्विड स्टॉक मेरे सिस्टम के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, स्क्रिप्ट मास्टर के अगेन अंदर ही यहाँ पर इलिक्विड स्क्रिप्ट करके है, यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो वो कौन से तारीख से कौन सा स्टॉक इलिक्विड में गया वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इलिक्विड का पूरा डेटा। अभी उसके आगे हमें क्या करने का है कि जैसे मैंने बताया अभी स्क्रिप्ट मास्टर भी हो गया मेरा, राइट। अभी दूसरा एक चीज है कि ईओडी में हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर ट्रेड फाइल अपलोड जो होता है, वो ट्रेड फाइल अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के बाद हमें मार्जिन का फाइल अपलोड करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैं मार्जिन का फाइल अपलोड करता हूँ, उसका नेक्स्ट आएगा मार्जिन रिपोर्टिंग। तो मार्जिन रिपोर्टिंग करने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन करना पड़ता है कि उसका मार्जिन प्लस उसका लेजर बैलेंस प्लस उसका मेरे पास जो शेष पड़ा है, वो शेष कहाँ कहाँ पड़े रहते मेरे पास क्लाइंट का, एक तो क्यूसा में शेयर पड़ा रहता है अगेंस्ट लेजर डेबिट, और या फिर वही क्लाइंट का शेयर मेरे पास मार्जिन प्लेज में पड़ा रहता है, बराबर है, जो नया मैकेनिज्म जो मार्जिन प्लेज के शुरू हुआ वो। अच्छा, ये जो शेयर मेरे पास पड़ा है उसका हमें क्या करना पड़ता है, अगर क्लाइंट का मार्जिन आया है या फिर क्लाइंट ने अर्ली पे इन किया रहेगा, तो वो सब कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, क्लाइंट का क्लोजिंग प्राइस और मुझे उसका हेयर कट लेना पड़ता है। हेयर कट जो मुझे एक्सचेंज आता है वो भी सिस्टम के अंदर आपको अपलोड करना पड़ता है। अभी हेयर कट मैं इवनिंग को भी कर सकता हूँ आफ्टर ट्रेड, लेकिन ऑब्वियसली आपको करना है 100%, राइट। तो मैं यहाँ पर जस्ट एज एक प्रोसेस सिंपल बता रहा हूँ कि इंपोर्ट ट्रेड अदर में जाऊंगा मैं यहाँ पर, और मैं सॉरी इंपोर्ट हेयर कट में जाऊंगा, और यहाँ पर जैसे मैंने एनएससी सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन है वार हेयर कट करके, तो ये C_var करके जो फाइल आती है वो सिस्टम के अंदर अपलोड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा सिस्टम के अंदर हेयर कट अपलोड हो जाएगा। मेरे पास एक फाइल पड़ी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे अपलोड करते हैं। 2 मई की एक फाइल पड़ी है, see this is also part of the process। एक मिनट का,
मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ विजिबल है। बीच में आपका बंद हुआ था क्या अभी? एक सेकंड। मेरा नहीं, चालू ही था। ओके ओके, विजिबल है। हाँ, तो ये हेयर कट मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर, जो मुझे शायद इवनिंग को करना पड़ता है, तो मैं इवनिंग को भी कर सकता हूँ, लेकिन बिफोर जनरेटिंग द मार्जिन रिपोर्टिंग, राइट, टू कैलकुलेट द क्लाइंट कोलेटरल जो मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट, आफ्टर अपलोडिंग द मार्जिन फाइल। तो ये मैं सिस्टम के अंदर अपलोड करता हूँ। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये अपलोड हो जाने के बाद इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, कोलेटरल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर एक्सचेंज का जो मार्जिन फाइल हो जाता है ना, प्रोविजनल फाइल, यानी उसको हम लोग इंट्राडे वाला फाइल बोलते हैं, वो और ईओडी का फाइल अपलोड करने के बाद, आई थिंक दिस विल टेक सम टाइम, क्योंकि मेरा क्लाउड के ऊपर है ना। हाँ देखो ये हो गया, राइट, इसको मैं यस करूंगा तो सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बीएससी सिलेक्ट करके अगेन आई विल सिलेक्ट वार, और यहाँ पर मैं बीएससी का वार भी मैं अपलोड कर सकूंगा, राइट। मुझे बीएससी से आता है या फिर आईसीसी से, तो यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा तो वो भी अपडेट हो जाएगा, बराबर है। तो ये प्रोसेस से आपको वार भी अपलोड करना है। अभी मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि मैं ट्रेड इंपोर्ट कर रहा हूँ सिस्टम के अंदर। देखो आपने क्या किया, सिस्टम के अंदर स्क्रिप्ट मास्टर। सर सॉरी, आप ये वार वाला स्टेप वापस रिपोर्ट करेंगे क्या? मेरे यहाँ पे कुछ टेक्निकल इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट हेयरकट के अंदर यहाँ पर एनएसी और बीएससी दोनों हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे बीएससी सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर एक फॉर्मेट है वार हेयरकट, राइट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट फाइल जो आता है ना, DDMM 6 करके, वो फाइल सिस्टम के अंदर अपलोड करेंगे इन केस ऑफ एनएससी, और इन केस ऑफ बीएससी मैं क्या करूंगा, बीएससी सिलेक्ट करता हूँ, PR करके फाइल आता है, वो सिस्टम के अंदर हम लोग अपलोड करेंगे, बराबर है। तो दोनों एक्सचेंज से जो वार फाइल आता है वो दिया सिस्टम के अंदर बंद कर दिया, परफेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा, सिंपल, मेरा ट्रेड फाइल जो आता है वो एक्सचेंज से जो ट्रेड फाइल आता है वो मुझे करना है, बराबर है। तो मैं कहां पर जाऊंगा, बराबर है। इंपोर्ट मोड के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एनएससी सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट करता हूं, मेरी 2 मई, मेरे पास 2 मई का डेटा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ, देयर आर मेनी फॉर्मेट, लेकिन हमें फाइल आती है या 19 से फाइल फॉर्मेट हमने यहाँ पर अलग अलग डाल के रखे हाँ हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मेट है TXT, जो मुझे एक्सचेंज से FTP पे आता है, वो फॉर्मेट में सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं चूज करता हूं ओके, और मैं वो फाइल में सिलेक्ट करता हूं, एक सेकंड है। आई विल जस्ट देखो मैंने फाइल सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करता हूं, वो फाइल को मैं सिंपली यहां पर ऐड करता हूं, प्रोसेस करता हूं। तो ये क्या करेगा, देखो देयर आर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, 552 रिकॉर्ड्स आर देयर इन माय NSE कैश मार्केट फाइल। अभी देखो उसने मेरे को मैसेज दे दिया, स्क्रिप्ट नॉट फाउंड फॉर वन रिकॉर्ड ऑफ 552, राइट।
यानी मेरे स्क्रिप्ट मास्टर के अंदर कोई एक सिंगल स्क्रिप्ट है वो मिसिंग है, राइट। मैं क्या करूंगा, उसको मैं ओके करूंगा। अभी ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट मास्टर अपलोड नहीं किया, इसके लिए मुझे मैसेज आ गया, बराबर है ना। मैं आगे जाता हूं, मैं ओके करता हूं। अभी मैंने जैसे ओके किया, कुछ नहीं, वो आगे प्रोसेस करेगा, कोई इश्यू नहीं है। मुझे और एक मैसेज आया, देखो एब्सेंट स्क्रिप्ट कोड, यानी ये स्पेसिफिक स्क्रिप्ट, देखो यहाँ पर है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एरर मैसेजेस आए हैं, राइट। और वो एरर मैसेज के अगर आप एरर मैसेज के ऊपर अगर आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे ना, तो उसके सामने वाला आपको उसका एरर मैसेज भी दिखाई देगा, जो मेरा इनबिल्ट एरर मैसेज है। जैसे कि मैंने एब्सेंट स्क्रिप्ट के ऊपर कर्सर रखा, तो वहां पर नाम आ गया कि कौन सा स्क्रिप्ट मिसिंग है, तो सिंप्लेक्स INF करके जो कोई स्टॉक है वो मेरे स्क्रिप्ट मास्टर में नहीं है। उसके बाद दूसरा एक एरर मैसेज है 8 करके, वो क्या है कि ब्रोकरेज स्लैब नॉट डिफाइंड इन मास्टर, यानी मेरे पास एक क्लाइंट कोड है जिसका ब्रोकरेज स्लैब मैंने मास्टर में डाला नहीं है, बराबर। तो ये सब मैसेजेस है ना, आपको ट्रेड फाइल अपलोड करते समय ही मिल जाएगा, एम आई राइट। अभी मैं उसको मैं क्या करूंगा, आइदर कंटिन्यू करूंगा या फिर कैंसिल करूंगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये मैसेज आया तो हम क्या करेंगे, उसको आगे पुश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल करके उसको बाहर निकल जाएंगे, मैं उसको अपडेट नहीं करूंगा। अभी मुझे मैसेज आया, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट मास्टर का मैसेज आएगा, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं पहले BSc और NSc का स्क्रिप्ट मास्टर में अपडेट करूंगा सिस्टम के अंदर। उसके बाद दूसरा एक मैसेज आया था कि एक स्पेसिफिक कोड जो मेरे मास्टर में है, लेकिन उसके सामने मैंने स्लैब डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो क्लाइंट के सामने हम लोग स्लैब डिफाइन कर देंगे। इतना सिंपल चीज अपनों को एक बार करने का है, राइट। नहीं तो क्या होता है मालूम है, ट्रेड अपलोड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है, उसके बाद मेरे को सब एरर आता है, तो वापस जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो मैंने क्लाइंट को अलोकेट किया है, वो सब रिमूव करो, वापस सब चालू, वापस सब एक्सरसाइज करो। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल, मैं इंपोर्ट ट्रेड के अंदर जाता हूं, इंपोर्ट ट्रेड अदर के अंदर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले BSc का सिलेक्ट करता हूं, जो मैंने अपलोड नहीं किया था, मैंने खाली जस्ट ऑप्शन दिखाया था। और यहाँ पर मैं ये आपको मैं लाइव ही करवा रहा हूं, यानी अगर सपोज कल आप ये चीज करते हो तो आपको ये सेम मैसेज आएगा, तो आपको ये सब थोड़ा याद रहना चाहिए कि हमने ट्रेनिंग के समय क्या क्या किया था, बराबर है। इसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि BSc का स्क्रिप्ट मास्टर है, उसमें देर आर मोर देन 5000 रिकॉर्ड्स, आप सबको पता है। ये मैंने आशीष भाई, मीनवाइल वो अपलोड हो रहा है तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मान लो अभी आपने सेकंड का सिलेक्ट किया है और वो सब, अभी सिस्टम में ऐसा कुछ प्रोविजन है अभी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आज तो एक्चुअल में 10 तारीख है, बराबर है। तो हाँ, मैं अगर मतलब सिस्टम में ऐसा कुछ है कि भाई वो लास्ट ट्रेडिंग डे का ही डेटा लेगा अपलोड में, या मैं कोई भी दिन का अपलोड करूँ वो सिस्टम ले लेगा, ऐसा कुछ है प्रोविजन? स्क्रिप्ट में कोई जरूरी नहीं है, स्क्रिप्ट मास्टर में आप आज का भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप आज का लेंगे ना तो आपके पास लेटेस्ट डेटा सिस्टम के अंदर यानी स्क्रिप्ट मास्टर में अपडेट हो जाएगा। सी, जब तक ये मास्टर का जब तक ये मास्टर है ना, आप लेटेस्ट भी ले सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे कि हेयर कट वाला फाइल या क्लोजिंग प्राइस, वो मुझे बैकडेटेड कंपलसरी लेना पड़ेगा अगर मुझे बैकडेटेड का कुछ प्रोसेस करना है तो। क्यों, क्योंकि उस तारीख को, उस दिन को क्लोजिंग प्राइस भी कुछ अलग रहता है और हेयर कट का फंडा भी कुछ अलग, हेयर कट भी कुछ अलग रहता है, राइट। तो वो डेट वाइज मुझे लेना कंपलसरी है जब तक हेयर कट है या क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन जो मास्टर का सवाल आता है, स्क्रिप्ट मास्टर का, तो ऑब्वियसली मुझे वो लेटेस्ट रहेगा तो एकदम बेटर रहेगा। हाँ, परफेक्ट। करेक्ट करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ कि सिस्टम में ऐसा कुछ प्रोविजन है कि अभी गलती से आज 10, मतलब लेट्स से आज 10 तारीख है और मैंने गलती से कोई प्रीवियस, मेरे को 9 तारीख, मतलब आज का एंड ऑफ द डे वाला सब अपडेट करना है, राइट। पीओडी को जो फाइल्स आएगा, मैंने गलती से 8 तारीख का अपलोड कर दिया, तो सिस्टम प्रोसेस करेगा या
मतलब नहीं प्रोसेस करेगा, हेलो सर प्रोसेस तो कर देगा, लेकिन क्या होगा, सपोज अभी आज की तारीख में आप 10 तारीख का कोई ट्रेड फाइल अपलोड कर रहे हो, राइट, और आपने गलती से पुराना कोई अपडेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा मालूम है कि सपोज हाँ, और उसमें नो रिकॉर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी मास्टर अपडेट हो चुका है, राइट। अच्छा, इन बिटवीन सपोज कोई लिस्टेड हुआ स्क्रिप्ट और वो 8 तारीख की फाइल में नहीं है और आप 10 तारीख का मेरे सिस्टम के अंदर ट्रेड फाइल अपलोड कर रहे हो, तो वहां पर वो स्क्रिप्ट कोड मिसिंग या जो कुछ भी एरर मैसेज है, वो एरर मैसेज आपको आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पुराना सिस्टम के अंदर मास्टर फाइल अपलोड किया है और आप ट्रेड जो अपलोड कर रहे हो वो आप करंट डेट का अपलोड कर रहे हो। तो इन बिटवीन कोई नया स्क्रिप्ट लिस्टेड हुआ है मास्टर के अंदर जो आपने नहीं डाला है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई हम लोग T-1 पे या शाम को जो स्क्रिप्ट मास्टर आता है ना, वो इमीडिएटली डाउनलोड लेकर के सिस्टम के अंदर हम लोग डाल देंगे, बराबर है? यानी मेरा स्क्रिप्ट मास्टर ऑलवेज अपडेटेड रहेगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा यार। नहीं संदीप भाई, हाँ बोलो, बस कर। हाँ आज क्लाउड में से वो इश्यू था, या तो ब्रेक करके देख लीजिए। थोड़ा स्लो चल रहा था। हाँ सुबह मेरे को भी बहुत स्लो चल रहा था क्लाउड। अभी मैं अदर में क्वेश्चन पूछता हूँ। स्क्रिप्ट मास्टर मैंने अपडेटेड अपलोड किया और ट्रेड फाइल मैंने गलती से पुराना अपलोड किया, चलेगा ना, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूं, सपोज जब तक ट्रेड फाइल का सवाल है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होल्डिंग अपलोड करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ है आज की तारीख में, यानी उसका आईएसएन कोड चेंज हो गया है, और मैं बैक डेटेड जाकर के होल्डिंग या लेटेस्ट होल्डिंग अपलोड करता हूं, तो लेटेस्ट होल्डिंग के अंदर तो मेरा लेटेस्ट आईएसएन कोड रहेगा, पुराना आईएसएन कोड तो नहीं रहेगा, तो वहां पर मुझे दिक्कत आ सकती है, बराबर है? तो ऑलवेज बेटर टू अपलोड लेटेस्ट स्क्रिप्ट मास्टर एंड लेटेस्ट डेटा। एग्जांपल के होल्डिंग है, मैं बोल रहा हूँ कि गलती से, मतलब इट इज अ ह्यूमन एरर, मैंने स्क्रिप्ट मास्टर तो लेटेस्ट अपडेट अपलोड किया, बट ट्रेड जो अपलोड करना है ट्रेड फाइल, वो गलती से मैंने एक दिन पहले का ले लिया, आज का नहीं लिया। सुनो मित्र भाई, पुराना ट्रेड में अपलोड क्यों करूंगा? पुराना तो ऑलरेडी ट्रेड नहीं होएगा, नो रिकॉर्ड ही आएगा, वो नो रिकॉर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट हो चुका है, उसका मेरा बिल भी बन गया है और क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया है, और वो ट्रेड मेरे पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अपडेटेड है। तो मैंने सपोज स्क्रिप्ट मास्टर आज का लोड किया और आप बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2 दिन पहले वाला अपलोड किया है एग्जाम्पल, तो ट्रेड अपलोड होने वाला ही नहीं है, सिस्टम के अंदर जाएगा ही नहीं। ओके, अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मैंने गलती सेम डे मैंने लेटेस्ट फाइल ले लिया, स्क्रिप्ट मास्टर तो अपडेटेड है, बट मैंने दो बार इक्विटी का बिलिंग 2 बार कर दिया, तो डबल बिल जनरेट होगा या सिंगल बिल जनरेट नहीं होगा ना सर, मैं वही बता रहा हूँ। देखो, जैसे आपने एक बार आज का ट्रेड फाइल अपलोड कर लिया सिस्टम के अंदर, मैं आपको वही चीज बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं ट्रेड फाइल अपलोड कर रहा हूँ। मैंने सिस्टम के अंदर आज का ट्रेड फाइल अपलोड कर दिया, उसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट कर दिया और क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जांपल चला गया, यानी क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नंबर अलोकेट हो गया। अभी सपोज गलती से आपने दूसरी बार ट्रेड फाइल अपलोड किया, तो सिस्टम के अंदर वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, टाइम का लॉजिक हमने जो सिस्टम के अंदर बिठा के रखा है, वो चेक करेगा सिस्टम कि ऑलरेडी ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, टाइम का सौदा अंदर गया हुआ है सिस्टम के अंदर, तो वो दोबारा नहीं जाएगा, तो वो वहां पर चेक, राइट। अभी यहाँ पर मैं वापस, अच्छा एक चीज ना, संदीप भाई, हाँ बोलो। हेलो ये संदीप भाई, अपना ये बीएससी और एनएफटी में जो आप स्क्रिप्ट फाइल बोल रहे हो, पर सर वो तो बहुत लेट आता है। कौन सा फाइल? स्क्रिप्ट फाइल -1 डे का चढ़ा नहीं। हेलो, वही बोल रहा हूँ आपको कि आपको है T-1 का फाइल चढ़ाना है सिस्टम के अंदर। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनो। देखो,
आज सुबह कोई स्क्रिप्ट लिस्टेड हुआ, जैसे कि कल कैंपस मेरे ख्याल से लिस्टेड हुआ था मार्केट में, बराबर है? हाँ तो कल सबने सौदा किया उसका टर्मिनल के ऊपर, राइट? हाँ जी। तो है ना, वो कैंपस का जो डेटा जो रहेगा ना स्क्रिप्ट मास्टर के अंदर, वो T-1 यानी जिस दिन जो लिस्टेड होंगे ना उसका अगले दिन वो लोग डेटा देता है, अच्छा राइट? मेरा स्क्रिप्ट मास्टर शाम को ही मैं अपडेट कर दूंगा, तो फिर मुझे कोई दिक्कत आने का चांसेस ही नहीं है, हाँ बराबर है? आप एक बार देख लेना कि सपोज भी स्क्रिप्ट लिस्टेड होने के लिए देगा तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक वहां पर उसका वो अगले दिन की फाइल में लोड दे देंगे। क्योंकि स्क्रिप्ट फाइल जितने भी है एनएनएफ एनएससी में से जो फाइल आता है वो भी शाम को है ना बिलिंग के बाद ही आता है, ठीक है? हाँ बराबर है, लेकिन वो आता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए आता है। हेलो, अच्छा नेक्स्ट डे के लिए आता है। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए फाइल आता है, सेम डे के लिए, सेम डे के लिए हम लोग T-1 का फाइल यूज करेंगे। ओके ठीक है। ओके, एक सेकंड में यहाँ पर एक चेंज कर रहा हूँ। राइट, इसको मैं सेव करके सिस्टम के अंदर अपलोड करता हूँ। वापस मैं जा रहा हूँ इंपोर्ट ट्रेड के अंदर, बराबर है? इंपोर्ट ट्रेड के अंदर मैं NSA सिलेक्ट करता हूँ और मैंने फॉर्मेट सिलेक्ट कर दिया TXT और यहाँ पर मैंने वो मेरा पाथ डाल के रखा है। अभी मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर इक्विटी का फाइल, राइट? और यहाँ पर सिस्टम के अंदर मैं इंपोर्ट का जो पहला वाला बटन है वो दबा के मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ, स्टिल देयर इज अ मैसेज, लेट्स सी, नो इशू। अभी हम लोग आगे जाते हैं और अकाउंट कोड नॉट फाउंड, मैंने वो कोड चेंज कर दिया था, राइट? जो मैंने नया कोड ऐड किया वो, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ये नया कोड मास्टर में ऐड करूंगा और फिर ये मैसेज मैं और KYC सिस्टम में जाता हूँ। एक सेकंड, ऐड का बटन दबाता हूँ। क्लाइंट का नाम मैंने रख दिया टेस्ट करके और कोड है 8999, ठीक? सेम चीज मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर, और ये मेरा NSE में मैं ऐड करता हूँ, उसको मैं BSE में भी ऐड करता हूँ और F&O में भी मैंने उसको ऐड कर लिया, यानी वो तीन सेगमेंट एक्शन में रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसको स्लैब डिफाइन करूंगा, ब्रोकरेज स्लैब, सब CB प्लस में जाऊंगा और यहाँ पर AA स्लैब डालूंगा, AA और AA, और मैंने उसको क्या किया, यहाँ पर सेव कर लिया। तो ये मेरे सिस्टम के अंदर A999 करके ऐड हो गया। अभी देखो ये जो विंडो का जो टैब है ना, इसके अंदर मेरा वो इंपोर्ट रेट का ऑप्शन खुला हुआ है। मैं क्या करूंगा, जहां से मैंने एस्केप किया वहां पर ही मैं वापस इंपोर्ट का बटन में प्रेस करूंगा। और वापस सिस्टम में क्या किया, वहां से ही ट्रेड अपलोड करना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट नॉट फाउंड वो देखेंगे बाद में, पहले ये मैसेज जो है क्लाइंट का वो निकल जाता है कि नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। क्लाइंट कोड ब्रोकरेज स्लैब वो दोनों मैसेज निकल गए। अभी खाली स्क्रिप्ट मास्टर का है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राइट? स्क्रिप्ट की जगह है ना UICM का कोड है, तो उसको कंटिन्यू कर देना।
अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो मुझे डेटा दिखेगा कि मेरा डेटा क्या क्या है। यहाँ पर बाई सेल जो मैंने किया था, राइट। अभी ये मेरा डेटा पूरा सिस्टम के अंदर चलेगा। अभी मुझे देखना है वो डेटा जो मैं एंट्री के अंदर ट्रेड में जाऊंगा तो मैं यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सेकंड ऑफ में अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये ट्रांजेक्शन जो मैंने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर मुझे देखेंगे, बराबर है। ओके, अभी मैं क्या करूंगा उसके बाद वाला प्रोसेस, इमीडिएटली मुझे क्या करने का है, इंपोर्ट ट्रेडर में जाकर के मैं यहाँ पर बीएससी सिलेक्ट करूंगा और इन द सेम वे में बीएससी का फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ सिस्टम के अंदर। ये आपको पूरा मैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग के साथ यानी आप लाइव जाएंगे या अपने एंड से करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। बीआर फाइल मैंने सिलेक्ट किया जो आपको एक्स्ट्रा नेट से आता है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी शायद मैसेज, अगर कोई बीएससी में क्लाइंट है और एनएससी में रजिस्टर्ड नहीं है सपोज, तो उसके लिए भी यहाँ पर वो मैसेज आ सकता है और उस वही क्लाइंट के लिए आपको ब्रोकरेज स्लैब का भी मैसेज आ सकता है, बराबर है ना। ये यस करके मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मेरा ट्रेड फाइल सिस्टम के अंदर अपलोड हो गया। अभी आप सबको पता है कि पहले क्या होता था, इंटरप्ट के बाद मेरा वहां पर दो अलग अलग जगह पे मेरे को बिलिंग करना पड़ता था कैश मार्केट के लिए, एनएससी में एज वेल एज बीएससी में। लेकिन इंटरप्ट के बाद अगर कोई ब्रोकर, स्पेसिफिक ब्रोकर ने सीसी आईसीसीएल चूज किया है या एनसीएल चूज किया है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या करेगा, उसका बिलिंग का इफेक्ट देगा। एग्जाम्पल सर के सपोज आपने आईसीसीएल चूज किया है तो मेरा बिलिंग का इफेक्ट कहां पर जाएगा, बीएससी में जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसके आगे का जितना भी इंपैक्ट है ना, ट्रेड अपलोड करने के बाद वाला इंपैक्ट पूरा एक सिंगल सीसी ही हैंडल करने वाला है, बराबर है। अगर आपने एनसीएल चूज किया रहेगा तो मेरा बिलिंग एनएससी में बनेगा। अभी मेरे पास जो डेटा जो है उसको यहाँ पर हमने एनसीएल सिलेक्ट करके रखा हुआ है, यानी सिस्टम के अंदर उसका पूरा कोडिंग एनसीएल के हिसाब से करके रखा है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ प्रोसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन सीसी मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाइज, राइट। ये मेन्यू में जाऊंगा मैं और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं डिफॉल्ट सेकंड में सिलेक्ट करूंगा जिसका मैंने ट्रेड अपलोड करके रखा है। और आपने देखा होगा यहाँ पर ऑप्शन टिक है बिल के ऊपर भी यानी ये क्या करेगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेगा तब क्या हो जाएगा कि मेरे जितने भी चार्जेस जो है, चार्जेस अलोंग विद द ब्रोकरेज, हाँ, तो ब्रोकरेज भी क्लाइंट को लग जाएगा। उसके बाद जो टर्नओवर बेस्ड चार्जेस है या डिलीवरी बेस्ड चार्जेस है वो चार्जेस भी रिस्पेक्टिव अप्लाई हो जाएगा क्लाइंट को। और अलोंग विद दैट मेरा लेजर में पोस्टिंग भी चला जाएगा, बराबर है। तो ये मेरा पूरा साइकिल एक ही स्टेप में हो जाएगा। और इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप मास्टर जो बटन है प्रोसेस का, वो बटन यहाँ पर प्रेस करता हूँ। अभी देखो सबसे पहले वो क्या करेगा कि जितना भी ट्रेड फाइल मैंने ट्रेड और बीएससी के अंदर वो ट्रेड पिकअप कर रहा है और उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट नंबर अलोकेट करेगा और चार्जेस भी अप्लाई करेगा ब्रोकरेज के साथ। देखो यहाँ पर आपको आ रहा है ना एसटीटी का मैसेज आ रहा है, उसके बाद अलग अलग मैसेजेस आएंगे। ये थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, 2-3 मिनट। और उसके बाद देखो ये सेबी फीस आ गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस आ गया, ऑक्शन चार्जेस, अगर कोई ऑक्शन का है तो ऑक्शन चार्जेस भी आ जाएंगे। देखो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन यानी चार्ज वाला प्रोसेस खत्म हो गया, राइट। अभी ये क्या बोल रहा है कि कंटिन्यू फॉर अपलोडिंग इनटू द बिल यानी लेजर, यस करूंगा मैं तो ये कंटिन्यू करेगा लेजर में पोस्टिंग करने के लिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस जो है ये कंप्लीट करेगा और मेरा फाइनली लेजर में पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये पूरा प्रोसेस को उसने कितना टाइम लिया वो भी आपको यहाँ पर
मैंने जो मार्किंग किया वहां पर आपको आ गया 51 सेकंड्स उसको कुछ लगा, यानी 51 सेकंड्स के अंदर सिस्टम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया, जिसके अंदर मैंने बताया ना वो सब प्रोसेस हो गया, और उसके बाद लेजर में यानी बिल का पोस्टिंग भी लेजर में हो गया, बराबर है। अभी ये जो मैंने प्रोसेस किया उसका इम्पैक्ट कहाँ गया, उसका इम्पैक्ट गया सबसे पहले तो क्लाइंट का लेजर में गया, बराबर है। यानी आप सबको पता रहेगा कि जब हम क्लाइंट का बिल जनरेट करते हैं तो रिस्पेक्ट टू क्लाइंट का लेजर में पोस्टिंग होता है। उसके साथ हमने क्या किया मालूम है, हमने हमारा एक डमी कोड एक जनरेट करके रखा है। मैं आपको जस्ट वो बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। यहां पर मैं जाता हूं, एनएससी सिलेक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा यहां पर हमने डाल के रखा है आईसीसीएल। एक आध बिल बताओ ना कि एनएससी में भी है सौदा और बीएससी में भी है, दोनों। यहां पर मैं सेकंड में सिलेक्ट कर रहा हूं और ये मेरा एनसीएल का, देखो यहां पर सबके बिल देखें, राइट। जितने भी क्लाइंट है, जैसे कि आज की तारीख में मैंने कितने बिल बनाए, 104 बिल बना रहे। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड में आ गया, और एनएससी का हमारा जो वो तारीखों से सेटल नंबर है ना, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, और ये मेरा क्लाइंट। और जैसे यहाँ पर मैं डबल टिक करता हूँ कोई स्पेसिफिक क्लाइंट के अंदर, तो मुझे क्या उसका पूरा ट्रांजेक्शन दिखेगा कि उसने क्या बाई किया है और उसने क्या सेल किया है, राइट। अभी यहाँ पर नीचे आप बॉटम में देखेंगे तो उसका सब चार्जेस भी आ गया, ट्रांजेक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, बाद में एक्सचेंज का, सॉरी एसटीटी है, ये स्टैम्प ड्यूटी है, ट्रांजेक्शन चार्जेस सेबी और जीएसटी, वो ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगा, राइट। अभी यहाँ पर ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें क्लाइंट ने एनएससी में बाय किया और बीएससी में बेच दिया, या बीएससी में बाय किया और एनएससी में बेच दिया। हाँ एक मिनट, आपको एग्जांपल देखना है ना, वो मैं बताता हूँ, एक सेकंड। और वो बिल में कैसा दिखता है ऐसा चाहिए ना आपको? एग्जैक्टली वही कंफ्यूजन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज क्लाइंट ने बीएससी में बाय किया है, हाँ देखो बीएससी का अभी सपोज ये स्टॉक जो है NM01, राइट, उसका क्या है, मेरे उसने बीएससी में कुछ ट्रांजैक्शन किए। अभी वही क्लाइंट ने, मैं चेक करता हूं कि वही क्लाइंट ने एनएससी में कुछ ट्रेड किया है कि नहीं। एक मिनट, NM01 चलो उसने सिर्फ बीएससी में ट्रेड किया है। अभी देखो मैं वापस बिल में जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, एक बार सिर्फ बीएससी का बता दीजिए, वो कैसे दिख रहा है, वो बिल कैसे दिखता है। हाँ तो वही मैं बिल बताऊं कि वो देखो ये क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन कहां पर किया है, बीएससी में किया है, बराबर है, लेकिन मैंने उसका बिल कहां पर बनाया, एनएससी में बनाया, अच्छा, राइट। दोनों आपको यहाँ पर दोनों सेटलमेंट नंबर आमने सामने आ जाएंगे, बराबर है। अभी उसका बिल कैसे दिखता है वो मैं आपको यहाँ पर बिल में जाकर के बताता हूँ। NM01 करके क्लाइंट है, यहाँ पर मैं क्लाइंट का कोड NM01, देखो ये मेरा डिस्प्ले स्क्रीन आपने देखा एक्सेल के जैसा है। अब अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो देखो ये पूरा बाय सेल आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मैसेज आएगा कि ये सब उसका बीएससी का ट्रांजेक्शन है। यानी आपको क्लाइंट का जब आप बिल जनरेट करेंगे ना, तो वो क्लाइंट ने अगर बीएससी में भी ट्रेड किया रहेगा, वो क्लाइंट ने एनएससी में भी ट्रेड किया रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं वो दोनों अलग अलग दिखाऊंगा। मेरा बिल कहां पर बनाया, एक ही सीसी में गया है, एनसीएल में गया है, लेकिन ट्रांजेक्शन लेवल पे हमने उसको स्टोर करके रखा है कि एक क्लाइंट का ट्रांजेक्शन कहां पर हुआ है, बराबर है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बिल लेवल पे। अभी मैं थोड़ा आगे और जाता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। देखो मैंने अभी खाली एक ही प्रोसेस किया है, खाली सिर्फ क्लाइंट का बिल बनाया, राइट। और मैं यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन पोस्टिंग करके हमारा एक डिस्प्ले है, वहां पर मैं जाकर के आपको वही चीज बता रहा हूँ। अभी ये क्या चीज है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने क्लाइंट का बिल जनरेट कर दिया, तो मेरे पास कुछ क्लाइंट का डेबिट का बिल बना और कुछ क्लाइंट का क्रेडिट का बिल बना। यानी हमने सिस्टम के अंदर उसका हर एक क्लाइंट का एक कंसोलिडेटेड फिगर और उसका, हाँ यानी हमने क्या किया है कि सपोज कोई क्लाइंट का डेबिट का बना है, कुछ क्लाइंट का, और कुछ क्लाइंट का मेरा क्रेडिट का बिल बना है, तो हमने क्या किया उसका समराइज कर दिया और एक हमने सबका एक कोड बना दिया जिसका नाम हमने रखा पार्टी कंट्रोल अकाउंट, राइट। अभी आपने देखा रहेगा
कि यहाँ पर 499000 करके एक कोड है जिसका नाम हमने पार्टी कंट्रोल अकाउंट करके रखा है, जो एनएससी रूलिंग के अंदर है। NRLL 2022-081 नंबर का मेरा सेटलमेंट नंबर है 2 तारीख का। उसमें देखो यहाँ पर 26,22,000 मेरा कुछ पार्टी का डेबिट का अमाउंट है और 31,69,000 कुछ पार्टी का मेरा क्रेडिट का अमाउंट है। अभी आप देखेंगे ना तो ये दोनों का डिफरेंस का फिगर मैंने कहां पर पोस्टिंग किया है, मैंने मेरा खुद का यानी आईबिट्स ने खुद का एक डमी अकाउंट 411,999 सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट करके मैंने एक कोड में उसका डिफरेंस का फिगर यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट मेरा चेक पॉइंट है, वो हमेशा 0 होना चाहिए। वो अभी 0 कैसे होगा वो प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैंने सिर्फ क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट और बिल जनरेट कर दिया और वो रिस्पेक्टिव क्लाइंट का लेजर में गया और वो सबका डिफरेंस का फिगर एक सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट में चला गया, बराबर है। अभी दूसरा मैं एक प्रोसेस करता हूँ जो आपको एवरीडे बेसिस पे इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट रन करने के बाद प्रोसेस करना ही है। प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एक्सचेंज ऑब्लिगेशन करके एक प्रोसेस है। सी ये क्या है, मैं आपको चीज वापस एक बता रहा हूँ कि जैसे मैंने क्लाइंट का बिल बनाया ना, वैसे मैं क्या करता हूँ, एक्सचेंज का बिल बनाता हूँ, राइट। एक्सचेंज का बिल यानी एक्सचेंज को मुझे क्या अमाउंट पे करना है या एक्सचेंज से मुझे क्या अमाउंट लेना है, बराबर। एट द सेम टाइम कौन से हेड में यानी कौन से हेड में यानी कौन से एक्सपेंस हेड में। देखो ये चीज के अंदर क्या होता है मालूम है, जैसे ये प्रोसेस में रन करूंगा ना तो 101 साइड क्लियरिंग हाउस का यानी एक्सचेंज का पोस्टिंग होगा। दूसरा मेरे पास ब्रोकरेज कितना मैंने आज क्रेडिट मेरे पास मतलब ब्रोकरेज में मुझे कितना क्रेडिट हुआ वो मुझे मिल जाएगा। एट द सेम टाइम मुझे कौन सा एक्सपेंस एक्सचेंज को या रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को देना है वो सब पोस्टिंग हो जाएगा। और वो सबका पोस्टिंग भी अल्टीमेटली कहां पर जाएगा, वो जो सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट जो मैंने बताया था ना ऑब्लिगेशन के अंदर, वहां पर जाकर के वो आपको चला जाएगा। यानी ये सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 0 हो जाएगा। यानी देखो एक बार मैंने प्रोसेस किया क्लाइंट के लिए और दूसरी बार मैं प्रोसेस करता हूं एक्सचेंज के लिए, जिसका नाम है ऑब्लिगेशन जनरेशन। अभी यहाँ पर मैंने 2 तारीख सेलेक्ट कर दिया और उसको मैं यहाँ पर प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट। देखो आपको सब जगह पे सिर्फ डेट ही देना है, आपको सेटलमेंट नंबर या कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, इमीडिएटली उसने क्या किया, आज की तारीख में मेरा ब्रोकरेज कितना हुआ, मेरा क्लियरिंग हाउस का कितना मुझे पेमेंट देना है या लेना है, प्लस मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीडी, वो सब का फिगर कैलकुलेट करके वो रिस्पेक्टिव हेड में पोस्टिंग चला जाएगा। और वो सब का ब्रोकरेज कहाँ पे है यहाँ पे बिल में, मतलब ये जो मैसेजेस है उसमें? नहीं ब्रोकरेज नहीं हेलो, ब्रोकरेज मैंने जो क्लाइंट को लगाया ना वो अल्टीमेटली लेजर में इधर नहीं, ओके इधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख, ये तो खाली प्रोसेस है। अभी मैं जा रहा हूँ ना दिखेगा, जैसे मैंने बिल में तो दिखता है, पता है मुझे, लगा यहाँ पे जितना भी बिल। मेरा एक्चुअली क्या क्वेश्चन था कि आज मान लो मैंने बिल प्रोसेस किया सारा, तो उसमें मेरे को ब्रोकरेज, हाँ मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट कर लूं क्योंकि थोड़ा ओके सॉरी। अभी मैं यहाँ पर देखो वापस बिल में आया और रिफ्रेश किया तो देखो मेरा वो जो सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट में जो लाल कलर था ना वो निकल गया है, यानी मेरा एरर मैसेज था वो निकल गया है। सी बेसिकली ये आपको बताने का पर्पस क्या है, हम लोग क्या करते हैं खाली बिल जनरेट कर दिया, राइट। बिल जनरेट करने से मैंने क्या बताया कि खाली क्लाइंट का पोस्टिंग होता है और दूसरा सामने का इफेक्ट जो है वो मेरा एनएससी सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट में जाकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरा ब्रोकरेज का मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस जो मैंने कलेक्ट किया है, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीडी जो मैंने सेबी फीस जो क्लाइंट से कलेक्ट किया है उसका पोस्टिंग नहीं हुआ, राइट। और एट द सेम टाइम जो एक्सचेंज के जो मुझे जो पे करना है या एक्सचेंज से मुझे जो लेना है उसका भी पोस्टिंग नहीं हुआ, राइट। तो वो सब मेरा हाफ रह जाएगा। इसके लिए हमने क्या ऑप्शन दिया है कि आप जैसे ही क्लाइंट का बिल जनरेट करते हो एट द सेम टाइम आप एक्सचेंज का भी ऑब्लिगेशन यानी एक्सचेंज का भी आप बिल जनरेट कर रहे हो, राइट। जैसे आप एक्सचेंज का ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे, ये मेरा सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट जो है ना, जो डमी अकाउंट है मेरे लिए डमी है, राइट, वो क्या हो जाना चाहिए, वो मेरा 0 हो जाना चाहिए। एग्जांपल के देखो रोलिंग के अंदर मैं यहाँ पर सिर्फ क्विक फिल्टर करता हूँ कंट्रोल क्यू चूज करके, तो देखो ये सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट जो है 411999 जिसके अंदर पोस्टिंग गई है 546, ये पोस्टिंग कभी गई जब मैंने बिल बनाया तब, राइट। अभी जब मैंने एक्सचेंज का बिल बनाया यानी एक्सचेंज ऑब्लिगेशन प्रोसेस किया तब भी क्या हुआ, देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि मेरा क्लियरिंग हाउस का मैंने पोस्टिंग किया, मैंने मार्केट राउंडिंग मेरा ब्रोकरेज का पोस्टिंग किया, जो मिथिल भाई भी आप जो पूछ रहे थे ना वो
राइट। मेरा एसटीडी का कितना मैंने मुझे देना है एक्सचेंज को, स्टैम्प ड्यूटी कितना देना है, सेबी फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, और ये सबका डिफरेंस का फिगर यहां से लेकर के जो 51 कोड है ना, वो सबका डिफरेंस का फिगर, यानी यहां से लेकर के यहां तक का फिगर, जो डिफरेंस का फिगर क्या आएगा 546। यानी हमने क्या किया, काउंटर चेक रखा, एक साइड सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग गया, बिल क्लाइंट का बिल जनरेट किया तब, और दूसरी बार सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग गया जब मैंने एक्शन का बिल रन किया तब। तो वो दोनों का अमाउंट, ये 546 जो ऊपर है सीरियल नंबर 3 के ऊपर, और 546 जो सीरियल नंबर 13 पे आंसर है, वो दोनों का अमाउंट सेम आ गया। यानी ये जो सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट है ना, आपका दोनों प्रोसेस होने के बाद इमीडिएटली जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, यानी फिर आपका कुछ पोस्टिंग बराबर नहीं हुआ है, या फिर कुछ ट्रेड अपलोड करते समय कुछ मिस्टेक हुआ है, या एनी रीजन कोई भी, या फिर ट्रेड कुछ मतलब सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एनी रीजन से आपका ये पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर एरर मैसेज यानी रेड कलर आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पर अल्टीमेटली मेरा ये एफए अमाउंट भी जीरो हो जाना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि सपोज मैंने ये पूरा प्रोसेस कर दिया और आपने चेक भी कर लिया कि चलो ये मेरा सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट जीरो हो गया, पीछे से आपको कुछ भी एक रिक्वायरमेंट आ गया कि चलो आज की तारीख में मेरा ये क्लाइंट ने बहुत बड़ा सौदा कर दिया है, बराबर है। अगर बहुत बड़ा सौदा कर दिया तो चलो उसको ब्रोकरेज में कुछ डिस्काउंट दे दो। तो हमने क्या किया, वापस प्रोसेस में जाकर के वो क्लाइंट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ब्रोकरेज का मैंने कुछ बेनिफिट दे दिया, एग्जाम बराबर है, यानी वो क्लाइंट का मैंने ब्रोकरेज चेंज कर दिया। ओके, अभी मुझे तो क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देना है, यानी मैं बाय फोर्सफुली क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट तो दोबारा प्रोसेस करने वाला ही हूँ, जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट सीसी करके, राइट। लेकिन आपने एक्सचेंज का ऑब्लिगेशन रन करना भूल गए, राइट। तो क्या इंपैक्ट आएगा, मेरा ब्रोकरेज का जो लेजर में पोस्टिंग गया है ना यहाँ पर, वो अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया यहाँ पर, लेकिन आपने ऊपर वाला जो ऑप्शन है एक्सचेंज ऑब्लिगेशन वो रन नहीं किया, यानी मेरा हाफ पोस्टिंग आपने रन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो रेड कलर आ जाएगा, राइट। यानी ये रेड कलर जो इंपैक्ट आपको जो दिखाता है, उसका मतलब कि आपने कुछ भी पोस्टिंग बराबर नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट का तो बराबर कर दिया लेकिन एक्सचेंज ऑब्लिगेशन नहीं किया है। तो ये हमारा यहाँ पर अलर्ट है। तो नॉर्मली पब्लिक क्या करती है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करती है तो इमीडिएटली वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑब्लिगेशन भी इमीडिएटली रन कर देती है, बराबर है ना। और अगर नहीं हुआ है तो ये मेन्यू में जाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एरर मैसेज आएगा, राइट। हाँ मिथिल भाई, अभी आप मुझे आपका क्वेश्चन करो, आपका क्या था क्वेश्चन? नहीं, वो इधर बता दिया आपने, बता दिया ना, एक मिनट, ये सुरेश को है क्वेश्चन। हाँ बोलिए। क्लाइंट का पूरा बिल रन करना पड़ेगा कि एक सिंगल क्लाइंट का बिल रन हो सकता है? सॉरी आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट ये केस में सिंगल क्लाइंट का बिल रन होगा कि पूरा इंटर बिल रन करना पड़ेगा मेरे को? सॉरी जरा अभी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है आवाज में। एक क्लाइंट ब्रोकरेज चेंज कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट दीजिए। सॉरी ब्रोकरेज क्लाइंट का, हेलो वॉइस नहीं आ रहा है सर आपका? एक सेकंड, मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? हाँ आपका मिथिल भाई का आवाज आ रहा है। हाँ एक मिनट। जो अभी आपने एक डिस्काउंट ब्रोकरेज का बिल बोला था ना, वो केस में मेरे को सिंगल क्लाइंट का बिल रन करना पड़ेगा कि इंटर बिल रन करना पड़ेगा? नहीं, वो एक सिंगल क्लाइंट का ही बिल रन करना पड़ेगा, राइट। वो प्रोसेस पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। देखो मैं आपको अभी अपने वो टॉपिक को मतलब टच किया तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ। प्रोसेस के अंदर मैं जाऊंगा, एक सिंगल एडिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, नहीं हमारे ब्रोकरेज का क्लाइंट चेंज कर क्लाइंट पर नहीं रिटेल में है ना, करे होगा ना रिटेल। हाँ सेकंड में मैं चूज करता हूँ, राइट। देखो मेरे पास सब क्लाइंट आ गया। अभी देखो ये जो NM01 क्लाइंट था एग्जांपल, जिसका ट्रेड मेरे पास BSE में हुआ था, राइट। हाँ अभी सपोज उसको आज की तारीख में कितना ब्रोकेट लगा हुआ है कि 812 कुछ ब्रोकेट लगा हुआ है, बराबर है ना।
तो सॉरी आप 508 उसको ब्रोकेट लगा है, ये 812 तो उसका स्लैब कोड है। अभी मुझे रिक्वायरमेंट आ गया कि उसको एक काम करो, आज की तारीख में 508 रुपया नहीं, उसको कुछ कम ब्रोकेट लगा दो। तो हम क्या करेंगे, ये क्लाइंट का सिलेक्ट करके उसको क्लिक करेंगे तो उसका मुझे सब ट्रेड दिखेगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये क्लाइंट का मुझे यहाँ पर रिमूव बिल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा और रिमूव बिल करूंगा। मैंने जैसे उसका हाँ, या फिर मैं चलो ये इंस्टी के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट जनरेशंस। यहाँ पर मैं वही स्पेसिफिक क्लाइंट का मैं NM01 में एक ही क्लाइंट सिलेक्ट करूंगा और वही क्लाइंट का मैं क्या करूंगा, बिल रिमूव करके बिल जनरेशन में खाली बिल रिमूव करो ना, तो बिल जनरेशन में जा नहीं ब्रोकर हाँ, तो पहले बिल जनरेशन तो मैं क्या करूंगा, यही क्लाइंट का मैं क्या करूंगा, मैं पूरा रिमूव करता हूं सिंगल क्लाइंट का। क्यों? क्योंकि मुझे उसको ब्रोकरेज नहीं लगानी है, राइट। मैंने रिमूव कर दिया। तो अगर आप देखेंगे ना, मुझे मेरा जो ट्रेड है वो ट्रेड के अंदर वही क्लाइंट का यहाँ पर डेटा मुझे रिफ्लेक्ट करेगा वापस, एक ही सिंगल क्लाइंट का। अभी मैं क्या करूंगा, उसको मुझे स्लैब चेंज करना है, राइट। तो मैं उसको स्लैब चेंज करूंगा या फिर जैसे ब्रोकरेज रूल में जाऊंगा और वहां पर वो क्लाइंट को मैं स्पेसिफिक स्लैब कोड लगाऊंगा और दोबारा मैं यही क्लाइंट का मैं कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करूंगा। यानी मुझे पूरा क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट रिमूव करने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्लाइंट है वो सबका मुझे रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। यहाँ पर हमने और एक भी ऑप्शन दिया है कि रिमूव एंड जनरेट विद द सेम कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये भी आप कर सकते हो सिस्टम के अंदर। यानी क्लाइंट का सपोज कॉन्ट्रैक्ट नंबर मैंने एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नंबर अलोकेट करके रखा है, तो सेम कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्लाइंट को अलोकेट हो जाएगा विद द सेम प्रोसेस, राइट। अभी ये मैं प्रोसेस कर रहा हूं तो वही क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा जनरेट हो जाएगा विद द न्यू ब्रोकरेज स्लैब और विद द न्यू ब्रोकरेज रेट। बराबर है सुरेश भाई, यही आपका सवाल था ना? हेलो वॉइस बराबर। ओके, थैंक यू। अच्छा अभी देखो मैंने यहां पर क्या किया, क्लाइंट का मैंने कॉन्ट्रैक्ट रीजनरेट कर दिया, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर हाँ आपका नहीं हाँ वो आपका जो पहले क्वेश्चन था वही ना, ठीक है। ये मैंने क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट रीजनरेट कर दिया, यानी मैंने क्लाइंट का ब्रोकरेज चेंज किया। तो इमीडिएटली मुझे क्या करना है, जो मैंने बताया था ना एक्सचेंज ऑब्लिगेशन, वो भी रीरन करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो जो चेंज ऑफ ब्रोकरेज का जो फंडा था ना वो लेजर में अपडेट नहीं हुआ और वहां पर मेरे को बिल में जो मेरा ये जो स्क्रीन है वहां पर मुझे एरर यानी रेड कलर का अलर्ट आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, इमीडिएटली ये जो ऑब्लिगेशन है वो भी मुझे यहाँ पर सेकंड में एक बार सिंगल क्लिक में रिमूव करना है और रिमूव करके बाद मुझे यहाँ पर दोबारा उसको प्रोसेस करने का है। तो ये हो गई मेरी ट्रेड अपलोड की एक्टिविटी, बराबर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे, जो रिपोर्ट ट्रेड के अंदर हमने रिपोर्ट प्रोवाइड किया है। हाँ, यहाँ रिपोर्ट ट्रेड में जाकर के हम क्या करेंगे, उसको डिजिटली साइन, मेरा है ना अपना एक मेलर का भी सॉफ्टवेयर है। हम क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से फायर करेंगे रिपोर्ट में जाकर के और वो कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन सीसी जनरेट करना पड़ेगा पहले, कॉमन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना। हाँ अच्छा, उसके पहले और एक प्रोसेस है कि अगर सपोज आपका बीएससी में भी सॉरी कैश मार्केट में भी आपका ये है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है और F&O में भी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, और सपोज एग्जांपल करेंसी में भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो तीन का एज पर द सेबी नॉर्म्स एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको सबको अलोकेट करने का है।
तो हमने क्या प्रोविजन दिया है कि प्रोसेस के अंदर जो कोलेटरल और मार्जिन कैलकुलेशन करके हमारा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में जाने का है, और वो प्रोसेस के अंदर एक लास्ट टिक है जो सीरियल नंबर 17 पे है, जिसका नाम है कॉमन कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिस्टम क्या करेगा, सपोज एक ही क्लाइंट का बीएससी में भी यानी कैश मार्केट में भी कॉन्ट्रैक्ट है, एफ&ओ में भी है और करेंसी में भी है, तो वो क्या करेगा, वही सिंगल क्लाइंट को एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नंबर अलोकेट करेगा, और वो हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्लाइंट को वो हमारा जो डिजिटली साइन करके कॉन्ट्रैक्ट जाएगा ना, उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर प्रिंट करके जाएगा, राइट। तो ये मुझे खाली यहाँ पर करके सिस्टम में डेट सिलेक्ट करके प्रोसेस करने का है, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर, एक अलोकेशन का मेथड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे एक्सचेंज से आज का क्लोजिंग प्राइस आ गया, राइट, जैसे मैंने बताया ना, वायर हेडकट अपलोड गया, अभी मुझे क्लोजिंग प्राइस अपलोड करना है। क्लोजिंग प्राइस क्यों अपलोड करना है, क्योंकि क्लाइंट का सपोज मेरे पास कोलेटरल के अंदर कुछ शेयर्स पड़े हैं, राइट, मार्जिन प्लेस करके रखे हैं, या फिर मार्जिन प्लेस करके रखा है, या फिर क्लाइंट का मेरे पास कुछ लेजर डेबिट के हिसाब से क्यूसा में शेयर पड़े हैं, तो वो सबका मुझे वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन मुझे क्यों करना है, क्योंकि मार्जिन जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ क्लाइंट का, तो वो टाइम पे मुझे वहां पर क्लाइंट का मेरे पास कोलेटरल सफिशिएंट था, वो मुझे वहां पर शो करने का है, बराबर है ना। तो वो सब पर्पस के लिए मुझे क्या करने का है, यहाँ पर सिस्टम के अंदर इंपोर्ट ट्रेड अदर में जाऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं रिस्पेक्टिव सेगमेंट एक्सचेंज का यानी एनएससी का मेरे पास स्क्रिप प्राइस करके फॉर्मेट है, वो मैं सिलेक्ट करूंगा, और मेरे पास उसका क्लोजिंग प्राइस जो अवेलेबल है वो मैं सिस्टम के अंदर डंप करूंगा। कॉपी करता हूं मैं और यहां पर वो पाथ में डाल देता हूं, राइट, और मैं सिलेक्ट करता हूं। ये एनएससी का है, तो एनएससी में एमडी करके फाइल आता है, तो वो फाइल में यहां पर सिस्टम में प्रोसेस करूंगा यानी इंपोर्ट करूंगा। ये हो गया। अभी यहां पर मैं बीएससी का स्क्रिप्ट प्राइस भी अपलोड करूंगा फॉर्मेट के अंदर सिलेक्ट करके। सीपी करके फाइल का नाम आता है। एक सेकंड है, गलती हो गई क्योंकि वो दोनों फाइल के अंदर है ना, एक मिनट, डेट नहीं आती है ना वहां पर। सेकंड में मैंने चूज किया और अपलोड कर रहा हूं मैं बीएससी का क्लोजिंग प्राइस, राइट। तो ये क्लोजिंग प्राइस अपलोड हो गया। यानी अगर मुझे कोलेटरल कैलकुलेशन करना है तो देखो मैंने वार भी अपलोड कर लिया बीएससी और एनएससी का, और क्लोजिंग प्राइस भी सिस्टम के अंदर मैंने अपडेट कर दिया। अभी मैं कोलेटरल कैलकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी एक्सचेंज से जो मार्जिन का फाइल आता है ना, यानी इंट्राडे वाला फाइल, प्रोविजनल फाइल, वो मुझे डालने का रहता है, और फिर एंड में जो ईओडी का फाइल आता है ना, वो भी मुझे यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है। अभी देखो मैंने क्या चूज किया है, सीसी एसएससीसी एनसीएल चूज किया है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जो मार्जिन फाइल आता है वो अपलोड करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एनएससी कैश मार्केट, बराबर है ना। और यहाँ पर हम अपलोड करेंगे मार्जिन पिक करके, जो आप सबको पता रहेगा कि एनएससी के अंदर यानी एनसीएल और आईसीसीएल दोनों में कैश मार्केट में अलग अलग स्नैपशॉट के लिए यानी अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग मार्जिन की फाइल आती है। वो मार्जिन की फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक मार्जिन की फाइल बोलते हैं, राइट। क्लाइंट ने जो तो टाइम पे जो सौदा किया है वो ट्रेड के ऊपर क्लाइंट का जो सीसी ने कैलकुलेट करके है पिक मार्जिन, वो क्या है पिक मार्जिन, वो ये सब अलग अलग फाइल में आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेट के अंदर पिक मार्जिन करके ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया है, वो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। और हम यहाँ पर सेकंड में सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैंने फोल्डर में ऑलरेडी मार्जिन का फाइल करके रखा है,
वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 1 by 1 सबको अपलोड करता हूँ। अभी आप सबको पता रहेगा, आपने देखा भी होगा कि जो पिक मार्जिन वाला फाइल आता है ना, उसका एक्सटेंशन यानी फाइल नेम के अंदर 01, 02, 03, 04 करके आता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी फाइल है ना वो 1 by 1 में सिलेक्ट करूंगा और सिस्टम के अंदर में डंप करूंगा। तो ये हो गया मेरा कैश मार्केट का मार्जिन का फाइल अपलोड सिस्टम, जो आपको यहाँ पर सिस्टम के अंदर करना है। मैंने फर्स्ट फाइल था वो कर दिया है, उसके बाद इमीडिएटली मैं जो सेकंड फाइल है वो भी यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। 1 by 1 सब फाइल में अपलोड करता हूँ। ये फाइल में क्यों अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको पूरा कोलेटरल का प्रोसेस भी दिखाना है, जो हम लोग शायद कल करेंगे, क्योंकि अभी शेड्यूल हो गया अपना। और ये लास्ट वाला फाइल है पिक मार्जिन का। मैंने चारों चार पिक मार्जिन की फाइल सिस्टम के अंदर अपलोड कर दी। अभी मुझे अपलोड करनी है मेरी ईओडी की फाइल, जिसका फॉर्मेट है सिर्फ मार्जिन। वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और वो भी मैं यहाँ पर डंप कर दूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा। वापस वही फोल्डर में जाता हूं मैं, और यहाँ पर देखो सिंपल जहां पर पी यानी पिक मार्जिन का टैग नहीं है वो फाइल में यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो मेरे सिस्टम के अंदर कैश मार्केट के लिए मार्जिन की सब फाइल अपडेट हो गई, यानी मैं अभी इमीडिएटली कोलेटरल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। कैलकुलेशन पार्ट, राइट, वो प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि क्लाइंट का मेरे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, प्लस क्लाइंट का लेजर कितना है, क्लाइंट का मेरे पास एज अ कोलेटरल मार्जिन प्लेज में शेयर कितना पड़ा है, या फिर सपोज वही क्लाइंट ने, सपोज कोई क्लाइंट ने आज मॉर्निंग को शेयर बेचा है और उसका मुझे अर्ली पेन उसने कर दिया, या उसने मुझे शेयर पूल में दे दिया तो उसका अर्ली पेन कर दिया, उसका वैल्यूएशन मुझे करना है। तो वो सब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा डेटा रेडी हो जाएगा, बराबर है। और एक मुझे आंसर मिलेगा कि क्लाइंट का आज की तारीख में मार्जिन शॉर्टफॉल कितना है, वो मुझे इमीडिएटली 24 आवर्स में रिपोर्टिंग करने का है, बराबर है। तो अभी ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। यहाँ पर ट्रेड अपलोड करने के बाद, यानी मास्टर फाइल जो स्क्रिप्ट मास्टर से लेकर के एक्सचेंज का सेटलमेंट मास्टर भी कवर हो गया, और हमने कवर किया आज की तारीख में ट्रेड प्रोसेस पार्ट ऑल्सो, अलॉन्ग विथ जो मेरा लॉजिक जो है सेटलमेंट कंट्रोल अकाउंट जो 0 होना चाहिए वो अभी। और उसके बाद हमने हेयर कट का फाइल अपलोड कर दिया और मार्जिन का फाइल भी अपलोड कर दिया। अभी कल हम क्या करेंगे, वापस एक बार थोड़ा ये ब्रीफ करेंगे, और साथ में मैंने जो आज जो पूरा प्रोसेस किया ट्रेड अपलोड का, उसका एक्सचेंज से जो फाइल आती है, यानी ऑब्लिगेशन की फाइल आती है एनएसई और एनसीएल में और आईसीसीएल में, वो हम लोग अपलोड करेंगे। उसके साथ एक्सचेंज क्या करती है, मुझे एसटीटी जो मैंने कैलकुलेट करके क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है, यानी डेबिट कर दिया है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी वो भी मैंने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट कर दिया है, उसकी क्या करती है एक्सचेंज मुझे एक फाइल देती है एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी की, एक्सचेंज यानी सीसी, वो मैं सिस्टम के अंदर अपलोड करूंगा और उसका रिकंसिलिएशन प्रोसेस बताऊंगा। ठीक, मैंने ये सब काम कभी किया है, टी डे पे किया है, बराबर है, यानी 2 तारीख का काम मैंने 2 तारीख को इवनिंग को खत्म कर दिया है। लेकिन एक्सचेंज मुझे जो फाइलें देती हैं फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ द ऑब्लिगेशन, फॉर रिसीट एंड पेमेंट एंड ऑब्लिगेशन फॉर द एसटीटी एंड स्टैम्प ड्यूटी, वो हम लोग वो सब फाइल दोनों सीसी मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को देती है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आकर के वो फाइल सिस्टम के अंदर अपलोड करेंगे, और उसका भी हम क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे एक्सचेंज क्या सीसी का डेटा के साथ। वो मैं आपको कल कैसे अपलोड करूंगा वो मैं कल बताऊंगा, बराबर है ना। तो
हाँ, कल भी। अच्छा, अभी किसी को कुछ क्वेरी है यहाँ पर? सीक्वेंस मतलब पहला कौन सा करना है, बीएससी वाला या हाँ, सॉरी, वार फाइल का सीक्वेंस? वार फाइल का सीक्वेंस, वार फाइल। वार फाइल का सीक्वेंस। अच्छा, वार सीक्वेंस। ओके, एक मिनट मैं बता देता हूँ। वार का सीक्वेंस के अंदर क्या है, देखो, इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट हेयरकट के अंदर, बराबर है। यहां पर मैं सबसे पहले एनएससी या बीएससी जो कुछ भी है मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट। और सिलेक्ट करने के बाद हाँ, इसमें कंपलसरी बीएससी पहला ऐसा नहीं है ना, बीएससी पहला इसका लेना कोई है। नहीं। सी, दोनों अलग है। बीएससी का वार का अलग है, एनएससी का वार का अलग है। तो वहां पर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये होना चाहिए ये उसके बाद ये होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट मास्टर के लिए कंपलसरी है पहले बीएससी का और बाद में। हाँ, वही। खाली स्क्रिप्ट मास्टर में कंपलसरी है। बाकी क्लोजिंग प्राइस, हेयरकट, हेयरकट, वहां पर कुछ भी मतलब वो सीक्वेंस का वो नहीं है। कोई भी फाइल आप पहले अपलोड कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग पर आपने एमडी फाइल और वो सीपी फाइल बताया वो करेक्ट है, बट अभी मान लो नहीं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, अभी आ रहा है क्या? हाँ, अभी आ रहा है, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मान लो कि सीपी फाइल और वो जो रहते हैं ना, एमडी फाइल हाँ। एफटीपी पे नहीं आया, और लेट से ऐसा बहुत कम होगा, बट मुझे एनएससी के साइट पे भाव कॉपी आ गया, तो वो एक सीएसवी वाला अपलोड कर सकते हैं कि वही फॉर्मेट ही करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। आप समझे ना क्वेश्चन? हाँ, आपने मेरे को पूछा भाव कॉपी लिखने के लिए पूछा ना। एक मिनट हाँ में हाँ, देख लेता क्योंकि वो आपका एमडी फाइल और सीपी फाइल है ना, तो एक्सेल फाइल अपलोड या सीएसवी फाइल अपलोड कर सकते हैं, बराबर ना? हूँ। मैंने भाव कॉपी का नहीं बनाया, सिर्फ एमडी का बनाया है कैश मार्केट में, राइट। लेकिन मेरे ख्याल से है ना, ये आ जाती है फाइल। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है मालूम है, वो मार्जिन का फाइल जो आता है ना, MG13 वाला, वो एनीवे लेट ही आता है। तो उससे पहले तो एमडी फाइल आ जाती है मेरे ख्याल से। ओके ओके, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि एने जहाँ तक मतलब मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया, आई विल वेरीफाई वंस। वो भाव कॉपी एक्सचेंज एनएससी के साइट पे मेरे को लगता है कि पहले आता है, इसके लिए पूछा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो बीएससी का है ना, सीपी फाइल तो मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे इमीडिएटली आ जाता है क्लोजिंग हाँ, प्राइस। बीएससी, हाँ। बीएससी का तो कोई इशू नहीं है, ओके राइट। ओके, भी चलेगा मेरे सिस्टम। मतलब इसके यही लिए सीपी और एमडी मतलब जो एक्सटेंशन है वही इसमें अपलोड करना है ना, दूसरे हाँ इसमें हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है सर? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोसेस, और कुछ डाउट क्लैरिफिकेशन? सर ये एनएससी का वार फाइल कहाँ से मिलेगा? एनएससी का वार फाइल मेरे ख्याल से एफटीपी पे आता रहेगा, साइट पे भी मिलते हैं और मेरे ख्याल से वो एनएससी की NSCindia.com है ना, हाँ वहां जी, पर रिपोर्ट में रहेगा शायद। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके सर, तो आज का मीटिंग कंक्लूड करें। हाँ जी, ओके, तो कल मॉर्निंग को 11 बजे अगेन एट द सेम टाइम। ओके ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू।